प्रिय विद्यार्थियों, इस चैनल में आप सबका स्वागत है। हम लोग फिजिक्स शुरू किए हैं। फिजिक्स का 3 टॉपिक हो चुका, ये चौथा टॉपिक आज शुरू होगा। इस टॉपिक का नाम है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। ये चैप्टर से भी क्वेश्चन अच्छा पूछता है। और उधर सेल, बायोलॉजी में सेल और टिश्यू 2 चीज़ किए थे, और सेल का क्वेश्चन, टिश्यू का क्वेश्चन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन को देखना भी मस्ट है और चैप्टर को भी देखते जाएंगे, क्योंकि हर एक पॉइंट से क्वेश्चन पूछता है। जो एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, ड्राइवर ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, दरोगा, सिपाही, जितना भी तैयारी करने वाले हैं या कमीशन के हैं, सबको ही फायदा होगा। और आगे जो तैयारी में जुटे हुए हैं उन लोग को ही फायदा है, जो परीक्षार्थी हैं उन लोग को ही फायदा है। इसलिए जो तैयारी में लगे हुए हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या परीक्षा देने वाले हैं, सब कोई आप इस वीडियो को देख करके लाभ उठा सकते हैं। और हर एक टॉपिक को आप देखते जाएंगे। 17 या 18 वीडियो हो चुका, सबको गौर से देखेंगे। क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं आएगा, क्वेश्चन इसी से पूछा जाएगा। और इस पर हम लोग बढ़िया से मेहनत करेंगे कि इस साल रिजल्ट आ जाए और कहीं हम लोग जॉब में रहें। तो ये चैनल को आगे बढ़ाने के लिए शेयर भी करते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे मेरा प्रोत्साहन बढ़े और मैं एक से क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन लेकर के आ सकूं और लाइव में आकर के हर एक समस्या को देखते, हर एक समस्या को हम दूर कर सकें। तो हम अब शुरू करते हैं विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव का मतलब होता है कि जब रासायनिक पदार्थ के कारण विद्युत धारा का प्रवाह हो तो इसको हम कहेंगे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। और इसमें अब हम लोगों को पढ़ना है विद्युत विच्छेदन या वैद्युत अपघटन। इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है कि किसी वैद्युत अपघट्य में, इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट, किसी वैद्युत अपघट्य या कहीं इलेक्ट्रोलाइट में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब यह पदार्थ या यह वैद्युत अपघट्य अपने आयन में टूट जाता है। तब ऐसी घटना को हम लोग कहेंगे विद्युत विच्छेदन या वैद्युत अपघटन। तो हम इसको लिख दें। तो हम लोग इस तरह से विद्युत विच्छेदन के बारे में लिख सकते हैं कि किसी वैद्युत अपघट्य से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह अपने आयनों में टूट जाता है, तब ऐसी घटना को विद्युत विच्छेदन कहते हैं। तो विद्युत विच्छेदन का हम लोग परिभाषा देखें। अब दिखाते हैं कि विद्युत विच्छेदन कैसे होता है या इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इसके बारे में एक एक करके देखेंगे। देखिए, वैद्युत अपघटन की क्रिया कराने के लिए या विद्युत विच्छेदन की क्रिया कराने के लिए एक बर्तन लेते हैं। उस बर्तन का नाम है वोल्टामीटर। यह ध्यान देना होगा कि वोल्टमीटर विभवांतर मापने वाला यंत्र है और ये वोल्टामीटर एक बर्तन है जिसमें विद्युत विच्छेदन या वैद्युत अपघटन की क्रिया कराई जाती है। तो वोल्टामीटर प्रायः कांच का बना होता है। इसमें एक प्रकार का पदार्थ लेते हैं जिसको हम कहते हैं वैद्युत अपघट्य। यही पदार्थ टूट करके आयन देता है और आयन के कारण करंट का प्रवाह होता है। तो पूछता है कहीं कि वैद्युत अपघट्य में या बैटरी में किसके कारण करंट बहता है, तो आयन के कारण। और किसी चालक तार में किसके कारण करंट बहता है, तो इलेक्ट्रॉन के कारण। तो इसमें क्या, जो वैद्युत अपघट्य है वो 2 भाग में टूट जाता है, धनात्मक और ऋणात्मक भाग में। तो 2 आयन में टूटता है, प्लस और माइनस। इसी कारण से करंट का प्रवाह होता है। इसमें 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं। धनात्मक इलेक्ट्रोड का नाम है एनोड और ऋणात्मक इलेक्ट्रोड का नाम है कैथोड। कैथोड होता है ऋणात्मक और एनोड होता है धनात्मक। इसको बैटरी से जोड़ दिए हैं, ये प्लस और ये माइनस होता है। इसमें करंट प्रवाहित होगा, तो करंट प्रवाहित होने के बाद इसमें क्या, Na प्लस में और Cl माइनस में टूटेगा, जो अभी हम दिखाएंगे। तो हम वैद्युत अपघट्य क्या होता है, वोल्टामीटर क्या होता है, इलेक्ट्रोड क्या है, एक एक करके अब लिखते जा रहे हैं। तो पहले हम लिख देते हैं वैद्युत अपघट्य।
देखिए, वैद्युत अपघट्य का मतलब हुआ कि वैसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अपने आयनों में टूट जाता है, वैद्युत अपघट्य कहलाता है। वैद्युत अपघट्य के रूप में लेते हैं HCl, H2SO4, NaOH, NaCl इत्यादि। तो वैद्युत अपघट्य के रूप में अम्ल, क्षार या लवण का प्रयोग किया जाता है। जैसे HCl, H2SO4 क्या है? अम्ल है। केमिस्ट्री में एसिड बेस साल्ट चैप्टर की चर्चा हम लोग करेंगे फिजिक्स के बाद। NaOH क्या है? क्षार है। NaCl लवण है। तो अम्ल, क्षार या लवण ना अपने आयन में टूटता है, जिसके कारण करंट बहता है, तो ये पदार्थ कहलाता है वैद्युत अपघट्य। अब मान लीजिए शर्करा है C6, ये ग्लूकोज C6H12O6, तो इसमें प्लस माइनस में टूटेगा नहीं ना, धनात्मक और ऋणात्मक में न टूटेगा, तो वैद्युत अपघट्य का काम नहीं होगा। पूछ जाता है कभी कभी कि निम्नलिखित में कौन वैद्युत अपघट्य नहीं है? HCl, H2SO4, ग्लूकोज सभी, तो हो जाएगा ग्लूकोज। ग्लूकोज वैद्युत अपघट्य नहीं है, और जो आयन में टूटेगा वो वैद्युत अपघट्य है। अब वोल्टामीटर देख रहे हैं, तो वोल्टामीटर एक बर्तन है जिसमें वैद्युत अपघटन की क्रिया कराई जाती है, और यह प्रायः कांच का बना होता है। अब वोल्ट मीटर अगर रहेगा तो ये वोल्ट मीटर ये विभवांतर मापने वाला यंत्र होता है वोल्ट मीटर। और वोल्टामीटर बर्तन है जिसमें वैद्युत अपघटन की क्रिया कराई जाती है, ये बना होता है प्रायः कांच का। दो चीज। अगला इलेक्ट्रोड, तो इलेक्ट्रोड कहते हैं कैथोड और एनोड को, जिसमें कैथोड पर निगेटिव और एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है। यहाँ तक देख लिए। अब है क्या कि वैद्युत अपघट्य में जब करंट देते हैं तो आपने आयन में टूटता है। किस प्रकार टूटता है, एक समीकरण से दिखा दें। तो NaCl में जब हम करंट देंगे तो Na प्लस में Cl माइनस में टूटेगा। तो जब हम NaCl में करंट देंगे और ये अपने आयन में टूटेगा, तो ऐसी घटना का नाम इलेक्ट्रोलाइसिस है या वैद्युत अपघटन है। तो यहाँ लिखे इलेक्ट्रोलाइसिस। अब Na प्लस और Cl माइनस टूटा, वो जमाव कहाँ होगा सो देखेंगे। तो एट कैथोड, यानी कैथोड पर, कैथोड क्या होता है? निगेटिव। तो कैथोड पर जमा होता है पॉजिटिव वाला पदार्थ। Na प्लस है, Na प्लस जमा होगा कहाँ? कैथोड पर। अब यहाँ ध्यान देना होगा कि Na प्लस का मतलब क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन त्याग चुका था। एक इलेक्ट्रॉन त्यागा तो Na प्लस होगा, और जो ग्रहण करता है माइनस। तो Na प्लस का मतलब हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन क्या किया? त्याग दिया। ध्यान देना है कि एक इलेक्ट्रॉन जब त्याग दिया, अगर उतना ही इलेक्ट्रॉन ले ले, वैद्युत अपघट्य में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो उतना अगर ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इलेक्ट्रॉन की इसका पूर्ति हो जाएगा, अभी बदल जाएगा परमाणु में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? कैथोड में इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा है। किसके द्वारा? तो Na प्लस द्वारा। Na द्वारा नहीं बल्कि Na प्लस द्वारा। तो Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेकर के बना रहा है Na। तो यहाँ हो जाएगा कौन सी क्रिया? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्रिया को कहते हैं अवकरण। तो कैथोड पर कौन सी क्रिया? अवकरण। यही पूछता है कि कैथोड पर कौन सी क्रिया होती है? ऑक्सीकरण, अवकरण, दोनों कोई नहीं, तो कौन सी क्रिया? अवकरण। अब देखिए एट एनोड, एट एनोड माने एनोड पर। तो एनोड पर क्या जमा होगा? एनोड होता है धनात्मक, जमा होगा ऋणात्मक वाला पदार्थ, यानी क्लोराइड आयन जमा हो जाएगा एनोड पर। तो एनोड पर क्या है? क्लोराइड का माने कि एक इलेक्ट्रॉन ले चुका है। ध्यान देंगे कि एक इलेक्ट्रॉन लिया है, जितना इलेक्ट्रॉन लिया है अगर उतना इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो परमाणु के रूप में आ जाएगा, माने अपने रूप में आ जाएगा। तो Cl माइनस एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो बदल जाएगा किसमें? Cl में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है किसके द्वारा? Cl माइनस आयन द्वारा ना। तो एक इलेक्ट्रॉन जब त्याग रहा है तो इलेक्ट्रॉन का त्यागना कहलाता है ऑक्सीकरण। तो एनोड में कौन सी क्रिया? तो ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। यहाँ तक क्लियर कि कैथोड पर अवकरण की क्रिया और एनोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। अब देखिए कैथोड पर धातु जमा होता है, धनात्मक होता है क्या? धातु, जैसे सोडियम आयन है प्लस, सोडियम धनात्मक है, तो धनात्मक यानी क्या? ध से धातु, ध से धनात्मक याद रखेंगे। जो धनात्मक आयन है वो है धातु। तो सोडियम क्या हुआ? धातु। धातु कहाँ जमा हो रहा है? कैथोड पर। तो अधातु एनोड पर जमा होता है, अधातु में निगेटिव चार्ज, तो अधातु एनोड पर।
तो इस तरह से देखें कि धातु कैथोड पर जमा होगा और अधातु एनोड पर जमा होगा। ये पूछता है क्वेश्चन कि वैद्युत अपघटन के क्रिया के पश्चात धातुएं जमा होते हैं कैथोड पर एनोड पर, तो धातु जमा होगा कैथोड पर और एनोड पर, तो एनोड पर Cl- देख रहे हैं, यानी कि एनोड पर ऋणात्मक पदार्थ जमा होगा। तो निगेटिव का मतलब हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन ही लिया है, जितना इलेक्ट्रॉन लिया है उतना अगर त्याग दे तो परमाणु में आ जाएगा। तो यह Cl- एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो बदल जाएगा Cl में। तो इस तरह से देखें कैथोड पर धातु जमा होगा, धनात्मक आयन होता है धातु, ध से धातु, ध से धनात्मक, तो धनात्मक हो गया धातु, अर्थात कैथोड पर धातु जमा होगा। और बच गया ऋणात्मक, तो यह होगा अधातु, अधातु जमा होगा एनोड पर। ये देखते हैं कि कैथोड पर कौन सी क्रिया, तो अवकरण, अवकरण को इंग्लिश में रिडक्शन। एनोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, ऑक्सीडेशन को कहते हैं, ऑक्सीकरण को कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्रिया को अवकरण कहते हैं और इलेक्ट्रॉन के त्यागने की क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। इतने देखें। और अब देखेंगे कि वैद्युत अपघटन के बारे में किसने बतलाया, तो वैद्युत अपघटन के बारे में फैराडे ने बतलाया था। ये सब मेन पॉइंट है इसमें। और अब है कि वैद्युत अपघटन का क्या उपयोग है। अब देखेंगे कि वैद्युत अपघटन का क्या उपयोग है। तो वैद्युत अपघटन का उपयोग पहले लिखे हैं, धातुओं के निष्कर्षण में। कुछ ऐसे धातु हैं जिनके निष्कर्षण में हम लोग वैद्युत अपघटन का उपयोग करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस का उपयोग करते हैं, जैसे सोडियम का निष्कर्षण, तो इसमें हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं। दूसरा है कि धातुओं के शुद्धिकरण में, धातु शुद्ध रूप में प्राप्त हो, इसके लिए भी हम लोग वैद्युत अपघटन का यूज करते हैं। जैसे कॉपर का शुद्धिकरण, तो इसके लिए हम लोग वैद्युत अपघटन की क्रिया कराते हैं। तीसरा दिखाया कि विद्युत लेपन में, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो विद्युत लेपन का मतलब होता है कि एक धातु पर दूसरे धातु का लेप चढ़ाना, एक धातु पर दूसरे धातु का लेप चढ़ाना या परत चढ़ाना कहलाता है विद्युत लेपन। जैसे लोहे पर जस्ता का परत चढ़ाते हैं तो क्या हो गया, विद्युत लेपन। तो लोहे पर जस्ता का परत चढ़ाना, इस क्रिया का नाम गैल्वेनीकरण या जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन भी है ना। तो जब हमको विद्युत लेपन की क्रिया करना होता है तो जिस धातु पर आप परत चढ़ाते हैं तो उस धातु को हम लोग कैथोड बनाते हैं। ध्यान देंगे कि जिस धातु पर हमको परत चढ़ाना है उस धातु को हम लोग कैथोड बनाते हैं, और जिस धातु का उस पर परत चढ़ाना हो उसे हम लोग एनोड बनाते हैं। जैसे लोहा पर जस्ता के जब हम परत चढ़ाएंगे तो लोहा को कैथोड बनाएंगे और जस्ता का एनोड बनाएंगे। जिंक जस्ता का हम लोग बनाएंगे एनोड। तो पूछता है कि लोहे पर जस्ता का परत चढ़ाते हैं तो लोहा को बनाया जाता है कैथोड एनोड, तो लोहा को कैथोड और जस्ता यानी जिंक को एनोड बनाते हैं ना। तो इस तरह से विद्युत लेपन की क्रिया में वैद्युत अपघटन का प्रयोग होता है। और वैद्युत अपघटन की क्रिया के लिए ना करंट की आवश्यकता होती है। वैद्युत अपघटन में करंट देते हैं तब वो अपने आयन में टूटता है, तो कौन सा करंट होता है, तो डीसी। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट यानी दिष्ट धारा। तो वैद्युत अपघटन की क्रिया डीसी के द्वारा किया जाता है। डीसी का और भी यूज है, जैसे बैटरी चार्जिंग, बैटरी जो चार्ज करते हैं वो डीसी के द्वारा होता है ना। जैसे घर में रहता है करंट एसी, लेकिन बैटरी चार्ज होता है किससे, डीसी से। तो एसी को क्या करता है कि एक रेक्टिफायर होता है जो एसी को डीसी में बदलता है। पूछता है कि एसी को डीसी में बदलने वाला यंत्र, तो रेक्टिफायर एक यंत्र है जो एसी को डीसी में बदलता है। यानी वैद्युत अपघटन की क्रिया डीसी द्वारा, बैटरी चार्जिंग डीसी के द्वारा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं विद्युत चुंबक डीसी के द्वारा बनता है। तो इस तरह से हम लोग डीसी का इसमें यूज देख रहे हैं। और ये वैद्युत अपघटन की क्रिया हम लोग देख रहे थे। तो दिखा रहे थे कि वैद्युत अपघटन के बारे में किसने बतलाया था, फैराडे ने। अब वैद्युत अपघटन का नियम दिया फैराडे, और ये दो नियम है, इन्होंने दो नियम दिया। पहला नियम ये कि किसी इलेक्ट्रोड पर, किसी इलेक्ट्रोड में क्या, कैथोड या एनोड, किसी इलेक्ट्रोड पर जमा आयन की मात्रा विद्युत धारा के परिमाण के समानुपाती होता है। इसका मतलब कि विद्युत धारा का परिमाण मैंने क्या, चार्ज यानी आवेश, तो M प्रोपोर्शनल Q, यानी इलेक्ट्रोड पर जमा मात्रा M
और चार्ज है Q। तो M प्रोपोर्शनल Q का मतलब कि जितना हम विद्युत धारा का मान बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा पदार्थ जमा होगा इलेक्ट्रोड पर। तो या M बराबर कर सकते हैं, यहाँ समानुपाती हटाएंगे तो एक कांस्टेंट देते हैं Z और Q है Q। तो Z को कहा जाता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक, इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। या M बराबर Z और Q बराबर होता है IT, तो M बराबर ZIT। यहाँ Q का मतलब क्या है, यहाँ ITI मैंने विद्युत धारा इंटू समय टाइम, तो विद्युत धारा और समय का गुणनफल ही लिखते हैं हम लोग Q। अब विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक क्या है, तो यहाँ से उठाएंगे M बराबर ZQ और Z निकालना होगा तो क्या हो जाएगा M बटे Q। M माने मात्रा ग्राम में लिखते हैं और Q को कूलम में, तो इसका मात्रक ग्राम पर कूलम। तो ये था फैराडे का प्रथम नियम। और द्वितीय नियम देखेंगे तो फैराडे का वैद्युत अपघटन का दूसरा नियम क्या है, तो इसमें कहेगा कि भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोलाइट को, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट हैं जैसे मान लीजिए HCl, H2SO4, HNO3, भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोलाइट को श्रेणी क्रम में जोड़कर सबको श्रेणी में जोड़ देंगे और इसमें समान धारा प्रवाहित करेंगे तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर जमा आयन की मात्रा उसके रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। मान लीजिए HCl है तो HCl के रासायनिक तुल्यांक ना जितना होगा वो मास के समानुपाती होगा। तो रासायनिक तुल्यांक का मतलब ये होता है कि परमाणु भार बटे संयोजकता, परमाणु भार बटे संयोजकता को कहा जाता है रासायनिक तुल्यांक। कहीं पूछता है कि रासायनिक तुल्यांक बराबर होता है, चार वो चॉइस रहेगा, तो परमाणु भार बटे संयोजकता को हम लोग कहते हैं रासायनिक तुल्यांक। और जितना रासायनिक तुल्यांक रहेगा उतना ही इलेक्ट्रोड पर जमा आयन की मात्रा बढ़ेगा। और वहाँ था विद्युत रासायनिक तुल्यांक जिसको हम लोग लिखे थे ग्राम प्रति कूलम, और यह है रासायनिक तुल्यांक जिसका मात्रक होता है ग्राम। तो रासायनिक तुल्यांक का मात्रक ग्राम होगा, रासायनिक तुल्यांक का मात्रक ग्राम। तो इस तरह से हम लोग वैद्युत अपघटन के बारे में देख रहे थे। और इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे रासायनिक सेल। सेल से भी क्वेश्चन अच्छा उठता है, सेल क्या है, सेल कितने प्रकार के होते हैं, उसका EMF क्या है, कैथोड क्या है ना, इसके बारे में पूरा क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। इस तरह से वीडियो देखते रहें ना, फ़ायदा उठाएं, चूँकि आगे एग्ज़ाम है ना, अब साइंस पर ही आपका आश्रित है एग्ज़ाम, इसको ध्यान में रखते हुए पूरा वीडियो शुरू से देखते जाएंगे। सब्सक्राइब करते रहेंगे, शेयर करें, लाइक करें ना, आप प्रोत्साहन को, मेरा प्रोत्साहन को बढ़ाते रहें। थैंक यू।